गुड मॉर्निंग। आज हमारे YouTube वीडियो में आपका स्वागत है और ऊष्मा का स्थानांतरण आज हमारा बिंदु है। देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण, जैसा कि हमने पहले भी बात कर ली है कि ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रसारित होती है, या यूँ कहें कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ठीक है। दूसरा, ऊष्मा के अंदर ये प्रवृत्ति है कि कोई वस्तु रखी हुई है जो गर्म है तो अपने आसपास के परिवेश को भी ऊष्मा देकर ठंडी हो जाती है। इस प्रकार ऊष्मा में स्थानांतरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। अब ऊष्मा में स्थानांतरण की प्रवृत्ति है, इसको हम दैनिक जीवन में भी कई बार देखते हैं। जैसे कि हम कोई बर्तन है उसको गर्म करते हैं, पानी डालते हैं, कुछ भी सामान डालते हैं। जब उसको ज्वाला पर रखा जाता है, गर्म किया जाता है और गर्म करके उसको जो नीचे रख दिया जाता है ठंडा होने के लिए, तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों होता है? वही बात है कि ऊष्मा में स्थानांतरण की प्रवृत्ति है। ऊष्मा है वो अब परिवेश के अंदर चली जाती है। इस प्रकार परिवेश में स्थानांतरण होने से वस्तु ठंडी हो जाती है, बर्तन ठंडा हो जाता है। और हमेशा ये एक प्रवृत्ति रहेगी ऊष्मा की कि हमेशा ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होगी। ठीक है। अब ऊष्मा के स्थानांतरण की ये प्रक्रिया है वो 3 तरीकों से होती है। कितने तरीकों से होती है? 3 तरीकों से। अब ये 3 तरीके कौन कौन से हैं? देखो, ऊष्मा के चालन के जो तरीके हैं उनमें चालन, ठीक है, दूसरा उसका तरीका है संवहन, और तीसरा जो तरीका है वो है विकिरण। ठीक है। चालन, संवहन और विकिरण, 3 तरीकों से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। थोड़ा बात कर लें। जो चालन है, इस विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों के अंदर होता है। ठीक है। और संवहन द्वारा द्रव और गैसों में स्थानांतरण होता है। और विकिरण है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। यानी चालन विधि द्वारा ठोस माध्यम में स्थानांतरण होगा और संवहन है वो द्रव और गैस के माध्यम से है। ठीक है। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम इनका बात करते हैं कि किस प्रकार क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण। हमारे पास एक्टिविटी 4.6 है। हम मान लीजिए कोई धातु की छड़ लेते हैं, चाहे वो लौह की हो चाहे वो एल्युमिनियम की हो। ये हमने छड़ ले ली और उस छड़ को क्या करेंगे, उस छड़ पे जगह जगह मोम के टुकड़े छोटे छोटे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद उस धातु की छड़ का एक हिस्सा है वो ईंटों के बीच में दबा के रख देंगे, जिस प्रकार हम देखिए चित्र में देख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से चित्र के अंदर दिखा रखा है और समझने का सबसे आसान तरीका है। अब इस छड़ के दूसरे सिरे पर हमने क्या रख रखी है? ये जलती हुई मोमबत्ती रख रखी है। ठीक है। अब जलती हुई मोमबत्ती है वो जहाँ जल रही है उस भाग को पहले ऊष्मा दे रही है। ठीक है। इसलिए ऊष्मा है जहाँ लग रही है वहाँ से वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसलिए जो टुकड़ा जितना नज़दीक होगा मोम का वो उतना पहले गिरेगा। इसलिए ऊष्मा से पहले ये टुकड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ये टुकड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ये टुकड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ये मोम का टुकड़ा नीचे आएगा, इसके बाद ये मोम का टुकड़ा नीचे आएगा। कहने का मतलब ऊष्मा धीरे धीरे है वो आगे से पीछे की ओर जाएगी। ये जिधर उसको ऊष्मा दी जा रही है उधर से वो दूसरी तरफ की ओर स्थानांतरित होती है। इस प्रकार ठोस जो वस्तु होती है उस ठोस वस्तु के अंदर ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो चालन विधि के द्वारा होता है। चालन विधि है क्या? देखो, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि, ठीक है, जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, वो चालन विधि कहलाती है। ठीक है। और ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा ही होता है। यानी जो भी वस्तु ठोस होगी, ठीक है, कठोर है, उसमें स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होगा। लेकिन सारे ठोस पदार्थों में क्या ऊष्मा का चालन हो जाएगा? देखिए, सारे ठोस पदार्थ ऊष्मा का चालन नहीं करते। ठीक है। और इसका हमारे देखो दैनिक जीवन से भी जुड़ाव है। अब हमारे दैनिक जीवन से वो क्या जुड़ाव है
कि हमारे खाना पकाने के जो बर्तन है, उन बर्तनों में जो अत्ता होता है वो धातु के बर्तनों में अत्ता प्लास्टिक या लकड़ी का लगा होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि धातु है उसमें ठोस पदार्थ है वो, तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक है, लकड़ी है, इनके अत्ते इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऐसे पदार्थ है जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता ही नहीं है। अब बात ये आती है कि कुछ ठोस पदार्थों में तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है और कुछ पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। तो किन में तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और किन में नहीं होता, ये देखने के लिए हमें पदार्थों को चालक और अचालक या यूँ कहें कुचालक के रूप में समझने की आवश्यकता होती है। देखिए, वो पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं, स्थानांतरित होने देते हैं, ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। जैसे धातु है, लोहा है, ठीक है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो ऊष्मा का स्थानांतरण अपने में से होने देते हैं या ऊष्मा को अपने में से जाने देते हैं। इसके विपरीत वो पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होने देते या ऊष्मा को नहीं जाने देते, वो अचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये अचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं कि हमारे रसोई के बर्तनों में जो अत्ते लगाए जाते हैं वो अत्ते किसके होते हैं, वो लकड़ी या प्लास्टिक के होते हैं, जिनके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता, तो उनके वो अत्ते गर्म नहीं होते और हमें कोई नुकसान नहीं होता और हमारे द्वारा काम आसानी से कर लिया जाता है। जैसे यहाँ हम एक सारणी में दे रखा है कि स्टील का चम्मच है, वो किससे बना है, धातु से बना है, तो उसका दूसरा सिरा गर्म होगा कि नहीं होगा। हमने अगर उसको चाय में रख दिया तो उसका दूसरा सिरा गर्म है, हमने उसको सब्जी बनाते उसमें रख रखा तो दूसरा सिरा गर्म है, या कोई हम चीज़ बना रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और वो हमारे हाथ में, तो उसका हिस्सा गर्म होगा। वहीं उसकी जगह क्या होगा, लकड़ी या प्लास्टिक का आता है तो वो गर्म नहीं होगा। ठीक है, यानी जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से जाने देंगे वो चालक कहलाएंगे, और जिनके विपरीत वो पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते वो क्या कहलाते हैं, वो पदार्थ कुचालक कहलाते हैं। देखिए, चालक के अंदर होता है, ठीक है, चालन के अंदर क्रिया ये होती है कि जब पदार्थ है वो ऊष्मा प्राप्त करता है, तो चालक के अंदर या ठोस पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं या अणु होते हैं वो ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, और ये कण या अणु ऊष्मा प्राप्त करके अपने से आगे वाले अणु को ऊष्मा दे देते हैं। जैसे हम थोड़ी सी बात ये देखें कि किस प्रकार स्थानांतरण हो रहा है, तो देखिए, ये कोई हम ले रहे हैं, ये कोई छड़ है, इसको यहाँ से हमने क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला कण है वो ऊष्मा लेगा, वो अपने से आगे वाले को देगा, फिर वो अपने से आगे वाले को देगा, फिर अगले से आगे वाले को देगा। इस प्रकार ये ऊष्मा आगे वाले कणों को देते रहेंगे। इस प्रकार क्या होगा, ऊष्मा आगे के कण से पीछे के कणों की ओर चलती रहती है। इस प्रकार की प्रक्रिया ठोस पदार्थों में होती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। ठीक है, लेकिन द्रव और गैसों के अंदर किस प्रकार स्थानांतरण होगा वो देखते हैं। देखिए, इसके लिए हमें ये एक्टिविटी करने की आवश्यकता होती है। देखिए, हम एक बीकर या फ्लास्क लेते हैं, उस फ्लास्क को हम 3/4 किससे भर लेते हैं, पानी से भर लेते हैं, और एक तिपाई ले लेते हैं जिस पर उसको आसानी से रखा जा सके, नीचे उसके बर्नर या स्टोव जैसी भी कोई सामग्री लगा देते हैं ताकि उस पानी को गर्म करने के काम लिया जा सके। अब पानी को स्थिर होने तक अपन गर्म करते हैं। फिर हम एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है वो उस फ्लास्क में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट है वो उसमें घुलने लगता है, तो उसके कण ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, ऐसे कण ऊपर उठेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमें कण ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं वैसे ही कुछ कण हमें नीचे आते हुए भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, द्रव पदार्थों के अंदर जो पदार्थ या अणु गर्म हो जाता है वो ऊपर उठता चला जाता है, और जो अगल बगल से हैं वो कण क्या आ जाते हैं, नीचे आने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार कण है वो ऊष्मा को लेकर चला जाता है, दूसरा उसकी जगह कण आ जाता है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की ये विधि जिसमें कण ऊष्मा लेकर जाते आते हैं वो संवहन विधि कहलाती है, और द्रव तथा गैसों के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण है वो संवहन विधि के द्वारा ही होता है। ठीक है,
तो 7 विधि क्या हो गई, यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जिसमें क्या होगा कि कण ऊष्मा लेकर अपने स्थान से हटेगा और उसकी जगह दूसरा कण है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी जब हम जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है और वो गर्म जल ऊपर की ओर उड़ जाता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल है वो उसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये काम चलता रहता है और फिर ये जल भी क्या करेगा, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा, फिर आसपास से जल इसके स्थान पर नीचे आ जाएगा। और ये क्रिया कब तक चलेगी, ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि सारा पानी गर्म न हो जाए। तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि क्या है, 7 है। ठीक है, और ऊष्मा के स्थानांतरण की यही विधि किस में काम करती है, यही विधि वायु में काम करती है, यानी वायु के अंदर भी ऊष्मा का स्थानांतरण 7 विधि के द्वारा होता है। देखिए ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म हो जाती है। कोई भी ऊष्मा का स्रोत कहीं भी रखा हुआ, जैसे मीटर की बात कर लें तो उसके आसपास की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ जाती है और उसके आसपास जो ठंडी वायु नीचे की ओर आती है और ये वायु भी गर्म होकर चली जाती है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव में और ठोस के अंदर 7 विधि के द्वारा होता है। अब देखिए इसी पर 7 पर जुड़ता हुआ एक क्रियाकलाप है कि हम एक मोमबत्ती को जगाएं। हमने मोमबत्ती जगा ली, एक हाथ हमारा हमने उसके ऊपर किया है, एक हाथ हमने उसके पार्श्व में साइड में किया है। हम कुछ देर बाद अनुभव करेंगे कि जो हाथ ऊपर है वो गर्म अनुभव ज़्यादा करता है, जबकि पार्श्व वाला भाग इतना गर्म अनुभव नहीं करता। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो यहाँ आसपास की हवा है वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, और साइड की हवा है वो गर्म होने के लिए नीचे की ओर आती है, वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है। इसलिए ऊपर का हाथ गर्मी ज़्यादा अनुभव करेगा, जबकि पार्श्व का भाग है वो कम गर्मी अनुभव करेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे आसपास कोई हीटर जला होता है तो हम दूर बैठे उसकी ऊष्मा का अनुभव करते हैं। ठीक है, और यही जो प्रक्रिया 7 की प्रक्रिया वो हमारे दैनिक जीवन के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंस निभाती है। अब देखिए समुद्री तटों के आसपास 7 का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अपने को दिखाई देता है। किसके रूप में, समुद्र समीर और थल समीर के रूप में हम इसे देखते हैं। अब थल समीर समुद्र समीर आखिर है क्या, देखिए समुद्र समीर देखो दिन के अंदर क्या होता है, दिन के अंदर ये देखिए सूरज है, सूरज के प्रकाश के द्वारा धरती जल्दी से गर्म हो जाती है, जबकि समुद्र का पानी उतना जल्दी गर्म नहीं हो पाता, ये ठंडा बना रहता है। तो सूर्य के प्रकाश के कारण धरती गर्म हो जाती है, पानी गर्म नहीं हो पाता। कारण क्या होता है, क्योंकि पानी है उसके विशेष ऊष्मा अधिक होती है, जिसके कारण वो आसानी से गर्म नहीं हो पाता, जबकि धरती है वो गर्म हो जाती है। धरती गर्म हो जाने के कारण क्या होता है कि धरती की जो हवा है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है, क्योंकि हवा हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण के ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ वायु की कमी हो जाती है। इस वायु की पूर्ति करने के लिए समुद्र की हवा तरफ से हवाएं आती है। तो ये दिन के अंदर समुद्र की तरफ से धरती की ओर हवाएं आती है, वो समुद्र समीर के नाम से जानी जाती है। तो ऐसा होता कब है, ऐसा दिन में होता है जब समुद्र से हवाएं धरती की ओर आती है। तो ये हवाएं जब समुद्र तटीय प्रदेशों की ओर जाती हैं तो वहाँ बड़ा सुखद दृश्य होता है। कारण के तटों के आसपास जो मकान बनाए जाते हैं उनकी खिड़कियाँ समुद्र की तरफ खोली जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन खिड़कियों को दरवाज़ों को बड़ा बड़ा रखा जाता है ताकि दिन का सुहावना या ठंडी हवा का आनंद लिया जा सके। लेकिन रात्रि को इसके विपरीत वहीं क्रिया अलग हो जाती है। रात को होता क्या है कि जमीन या धरती जितनी जल्दी गर्म हो जाती है वो उतनी जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, और वही समुद्र का पानी है वो जितना देर से गर्म होता है उतना ही देर से वो ठंडा भी होता है।
इसलिए रात्रि के समय समुद्र का पानी तो गर्म रहता है, वहाँ की हवा गर्म हो जाती है, इसलिए ऊपर की ओर उठ जाती है, जबकि वहीं धरती ठंडी होने के कारण उसकी हवा उस कमी को पूरा करने के लिए समुद्र की ओर चलती है। तो जब हवाएं हैं वो थल से समुद्र की ओर चलती हैं तो उसे थल समीर कहा जाता है। और ये क्रिया कब होती है? ये क्रिया रात्रि के समय होती है। तो ये बड़ा दृश्य है वो तटीय प्रदेशों के पास देखने को मिलता है। और ये किसके कारण होता है? ये सहवन प्रक्रिया के कारण ही होता है। तो दैनिक जीवन में इस प्रकार सहवन है, उसका भी अपना एक अलग ही महत्व है जो हमें सुखद अनुभव करवाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। ठीक है, धूप में खड़े हम क्या करेंगे? गर्माहट का अनुभव करेंगे। सूर्य से हम तक उष्मा पहुंचती है, तो वो तीसरा तरीका हो जाता है किसका? उष्मा के स्थानांतरण का। ठीक है, यानी उष्मा के स्थानांतरण की दो विधियां हमने देखी। चालन, जिसमें ठोस पदार्थों में होता है कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, लेकिन सेवन जो द्रव और गैस में होता है जिसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी उष्मा को नहीं पहुंचाता, बल्कि कण आते हैं, उष्मा लेते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, उष्मा लेके चले जाते हैं। यानी जो उष्मा प्राप्त कर चुका है वो कण चला जाता है, उसकी जगह दूसरा कण आके उष्मा प्राप्त करता है। जबकि चालन के अंदर एक कण उष्मा लेता है, वो दूसरे को देता है, तीसरे को देता है, चौथे, इस प्रकार ये काम चलता है। ठीक है, अब विकिरण के अंदर क्या होता है? विकिरण के अंदर ये प्रक्रिया है कि हम तक सूर्य का प्रकाश पहुंचना है जहाँ कोई माध्यम नहीं होता, और इसीलिए जब धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट अनुभव होती है। यानी सूर्य से हम तक उष्मा पहुंचती है, वो ना ही चालन विधि है और ना ही वो सेवन विधि है। दोनों प्रक्रियाओं द्वारा हमारे पास उष्मा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज से धरती तक का जो ज़्यादातर क्षेत्र वहाँ किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, वो बिल्कुल बीच का अधिकांश भाग खाली है। ठीक है, तो वहाँ कोई वायु भी नहीं है। अतः सूर्य से हम तक उष्मा जिस प्रक्रम द्वारा आती है वो विकिरण विधि है, और विकिरण विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ना किसी वायु की आवश्यकता है, ना जल की आवश्यकता है। बिना किसी माध्यम के सूर्य की किरणें या विकिरणें हम तक आती है, वो विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, या यूं कहें कि सूर्य की ऊर्जा का बिना किसी माध्यम के हम तक पहुंचना उष्मा का स्थानांतरण है, वो विकिरण द्वारा है, विकिरण विधि कहलाता है। ठीक है, विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए, माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इस प्रक्रम द्वारा उष्मा प्राप्त होती है, यानी विकिरण आ जाती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई बर्तन, ठीक है, ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपने कुछ उष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर है वो विकिरण द्वारा ही परिवेश को उष्मा देता है और उसी से वो उष्मा लेता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अब जो सभी गर्म पिंड है वो विकिरण त्यागते हैं, और विकिरणों के रूप में जब उष्मा विकिरित करते हैं, और यही जो उष्मा है वो अन्य वस्तु से टकराती है। अब अन्य वस्तु से टकराएगी तो उसका कुछ भाग तो उष्मा का परावर्तित हो जाएगा, कुछ भाग उसका अवशोषित हो जाएगा, और कुछ भाग परागत हो सकता है, यानी वो पार कर जाता है। ठीक है, उष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ता है। ठीक है, में बाहर जाते समय हमें छाते के उपयोग के परामर्श को क्यों दिया जाता है, यानी उसका प्रयोग करने के लिए क्यों कहा जाता है? भाई धूप आएगी या सूर्य का प्रकाश आएगा, विकिरण आएगी, तो विकिरण टकरा कर कुछ तो चली जाएगी और कुछ अवशोषित हो जाएगी, और बहुत कम मात्रा में वो पार हो पाएगी, पारगत हो पाएगी। इसलिए हमें सुखद अनुभव होगा, हमें विकिरणों से, तेज प्रहार से बचाने का काम होगा। इस प्रकार उष्मा का जो स्थानांतरण है वो 3 प्रक्रियाओं के द्वारा, चालन, सेवन और विकिरण, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद।